जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन शर्मा अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं और इसको हम मैथ की रूट यानी कि जड़ भी कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अलग अलग टीचरों से ऑनलाइन या ऑफलाइन नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट रह ही गया होगा, चाहे वो डाउट नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन से है या नंबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से है। लेकिन ये मेरा वीडियो देखने के बाद मेरा ये दावा है कि इसके बाद आपको नंबर सिस्टम की कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका सभी डाउट इस मेरी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। इस मेरे क्लास में सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होते हैं और नंबर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नंबर की यानी कि संख्या की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको हम कहते हैं अंक। अब ये अंक क्या होते हैं इनको हम लोग जान लेते हैं। अंक क्या होते हैं? तो दोस्तों, वे संकेत जिनका प्रयोग हम गणितीय संगणनाओं में करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। वे संकेत या वे सिंबल, इस चीज को लिख लीजिए, वे संकेत या वे सिंबल जिनका प्रयोग हम गणितीय संगणनाओं में करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और वो सिंबल क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? अंक हैं। और इन्हीं अंकों से हम क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इन्हीं अंकों से हम संख्या का निर्माण करते हैं। और ये संख्याएं कैसे बनती हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। संख्या यानी कि नंबर, नंबर कैसे हम बनाते हैं? ठीक है, तो क्या करते हैं हम? इन्हीं अंकों को समूह में लिख लेते हैं। जैसे कि ये जो अंक हैं, 3 अंक 0, 1 और 2, इनको मैंने यहाँ से उठाया और इनको एक साथ लिख दिया तो हमें एक संख्या बनी, यानी कि एक नंबर मिला। और ये नंबर क्या है? 120। ठीक है, अब इन्हीं 3 नंबर से एक संख्या और हम बनाते हैं तो ये संख्या हमारी क्या होगी? 210। ठीक है, तो आई थिंक अंक और संख्या आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्या का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो सेशन है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस ज़रूरत है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, संख्या का वर्गीकरण होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। संख्या यानी कि नंबर, संख्या यानी कि नंबर। तो जो संख्याएं होती हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो संख्या होती है यानी कि पहला जो नंबर होता है इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या, और इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, पहली जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और जो दूसरी संख्या होती है इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, यानी कि किन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं, यानी कि रेशनल और इरेशनल संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं इनको हम अभी काल्पनिक संख्याओं को देखने के बाद देखेंगे। लेकिन अभी यहां से ये चीज आप जान लीजिए कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या या संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याओं को? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं इनका वास्तव में यानी कि रियल लाइफ में कोई भी रोल या कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह की संख्याएं
हो सकती हैं। और ये जो काल्पनिक संख्या होती है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं ये बस एक अनुमान के तहत ये कहा जाता है कि इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं, जैसे कि √-1, तो कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है क्या कि √-1, √-2, इस तरह की कोई भी संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और इसी काल्पनिक संख्या में एक चीज आती है जिसको हम आयोटा कहते हैं, और आयोटा की जो वैल्यू होती है ये होती है √-1, और जब हम इस आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाती है ये मिल जाती है -1, यानी कि आयोटा का स्क्वायर करने पे हमें -1 मिलती है। बस काल्पनिक संख्या में हमें इतना ही पढ़ना है। हालांकि जब आप IIT वगैरह की तैयारी करते हैं या करेंगे तो वहाँ पे इसका एक अहम रोल होता है, लेकिन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न पूछे भी जाएंगे तो बस 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये मिल जाएगा और ये पूछा रहेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपको दिख जाए √-1 तो उस पर आपको टिक कर देना है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। इसको छेड़ने का मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देना, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फोकस करना है वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। कैसा नंबर? रियल नंबर। तो मैंने बताया आपको कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चीज़ को आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा एक एक चीज़ को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पर्याप्त समय है, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए, क्योंकि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो परिमेय संख्या वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, P/Q के फॉर्म में होती हैं। और ये जो P और ये जो Q हैं ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं तो इसको भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ से यही जानिए कि ये जो P और Q होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और ये जो Q होता है ये 0 नहीं होता है। अगर कोई संख्या ऐसी है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में होती है, और P और Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और इसका जो Q होता है ये कभी भी 0 नहीं होता। अगर Q क्या हो गया? 0 हो गया तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ये तो होगी हमारी परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है इसका जो Q होता है ये 0 होता है। ऐसी डिफिनेशन आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह की डिफिनेशन अभी तक आप जान रहे थे अपरिमेय संख्या की, ठीक है, तो उसको अपने दिमाग से स्किप कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो वो आपके प्रश्न को गलत करा देगी परीक्षाओं में। जो अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है कभी भी एक नियमित भिन्न के रूप में नहीं हो सकती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? एग्जाम्पल इनके क्या हैं? तो इनके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों ये है आपका √2 पाई
और 1.41602509 ऐसे से डॉट डॉट डॉट, ये कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या का आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहाँ से आप लोग देख लीजिए। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है 0 1 2 3 1/2 माइनस 1/2 2/3 माइनस 2/3। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, यानी कि धनात्मक है और ऋणात्मक है। यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये 0 1 2 3 ये कैसे परिमेय हो गए, ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि कोई भी संख्या जो होती है उसके नॉमिनेटर के रूप में, नॉमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर के रूप में एक हिडन होता है, यानी कि जो उसका हर होता है हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और ये नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर हम किसी भी संख्या को एक से विभाजित करें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये जो संख्या है ये p/q के फॉर्म में हुई कि नहीं, ये जो हमारा 0 है ये p हो गया, और ये जो 1 है ये q हो गया। ये जो 0 है हमारा p हो गया, और ये जो 1 है ये q हो गया। यानी कि ये जो 0 है ये भी क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से 1 है, इसके भी हर के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। ये जो हमारा 2 है यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, √2 पाई और ये 1.41602509 डॉट 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 आगे तक, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पाई का मान जो होता है ये तो होता है 22/7, और ये जो 22/7 है ये p/q के फॉर्म में है। ये जो 22/7 है ये क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो ये जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है, तो ये जो पाई है ये क्यों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये जो 22/7 होता है, क्या 22/7 होता है, ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। बस हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई के मान को 22/7 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारा 22/7 होता है इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। और ये जो हमारी पाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां से हमने समझ ली परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोस्तों की परिमेय संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, और परिमेय संख्या से कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। तो दोस्तों ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनसे दो संख्याओं का जन्म होता है। ठीक है, कौन कौन सी संख्याओं का जन्म होता है, दो संख्याओं का। पहली जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इसको आई से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि आई से भी प्रदर्शित किया जाता है, और इसको जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। और जो दूसरी संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और भिन्न आप जानते ही हैं कि ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, हालांकि जब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन तो वहाँ पे भिन्न को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको यहीं पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बस इस पूर्णांक पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, हम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जिन नंबर को, यानी कि जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। तो नंबर लाइन इस तरह की कुछ होती है, बीच में इसके क्या होता है, 0 होता है। और जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ एक स्टेप चलते हैं, यानी कि एक कदम चलते हैं तो हमें मिलता है 1, और 2 कदम चलते हैं तो हमें मिलता है 2, 3 कदम चलते हैं तो मिलता है 3, 4 कदम चलते हैं तो मिलता है हमें 4 मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अपने बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो हमें -1 मिलता है,
यहाँ पे हमें -2 मिलता है, यहाँ पे हमें -3 मिलता है। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो ये वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, ठीक है। यानी कि इधर आने पे हमें ऋणात्मक मान मिलते हैं और इधर जाने पे हमें धनात्मक मान मिलते हैं। यानी कि जो हमारा पूर्णांक होता है दोस्तों, हमारा जो पूर्णांक होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है जीरो होता है। तो जीरो को मेरे हिसाब से लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ऋणात्मक पूर्णांक पे क्या होते हैं, जीरो के इधर वाले जितने भी नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं इनको हम, ठीक है। और जो जीरो के इधर वाले नंबर होते हैं यानी कि राइट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। किनको, जीरो के राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किनको, धनात्मक पूर्णांक को ही। आप लोग किसी कोचिंग में जाते हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो टीचर पढ़ाता है वो सबसे पहले शुरुआत करता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, सबसे पहले वो क्या बताता है प्राकृतिक संख्याएं। वहीं पे सबसे बड़ी गलती करता है। और एसएससी के एग्जाम में इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज के टाइम में बन रहे हैं। और जो लोग शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से यानी कि प्राकृतिक संख्या से, वो इन चीजों को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उनकी निकल जाती है हवा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर अब यहां से प्रश्न बने तो आप उन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहां से क्या मिल गई प्राकृतिक संख्या। क्या मिल गई दोस्तों प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के बाद एक संख्या आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो जीरो को यानी कि शून्य को अगर धनात्मक पूर्णांक के साथ लिख दिया जाए तो जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल क्या होते हैं और प्राकृतिक संख्या की एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होती है। आप लोगों ने अलग अलग टीचरों से पढ़े होंगे अलग अलग प्रकार के डिफिनीशन, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा भी डिफिनीशन देखिए, सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और सबसे मजेदार है और सबसे ज्यादा समझने लायक डिफिनीशन है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या संख्या कह लीजिए यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। इस चीज को लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, एक है या दो है वो अलग की चीज है, लेकिन अभी मेरे हाथ में दिख रहा है मार्कर। लेकिन अगर मुझे इस मार्कर की गणना करनी हो तो हम किस संख्या से करेंगे, प्राकृतिक संख्या से करेंगे। अब मेरे हाथ में कितना मार्कर है, एक मार्कर है, तो एक क्या हुआ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे बगल में मेरे 4-5 कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पे बगल में मेरे गाड़ी का हेलमेट टंगा हुआ है, ठीक है। तो उनकी अगर गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे। अब जो हेलमेट टंगा हुआ है, कितना हेलमेट है, एक हेलमेट है। यहाँ पे मेरे हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे टंगे हुए हैं कपड़े। तो उन कपड़ों की गणना हम कैसे करेंगे, उन कपड़ों को कैसे काउंट करेंगे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे डॉट 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 और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इसके बाद एक संख्या बनती है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर,
इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, यदि हम जीरो को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। किन संख्याओं को हम पूर्ण कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एक बार और सुन लीजिए कि यदि हम जीरो को प्राकृतिक संख्या के समूह में सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं या जो संख्याएं बनती हैं या जो संख्या हमें मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 आगे तक। ठीक है, अब ये संख्याएं जो हैं ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहां से प्रश्न बनता है और बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। ठीक है, यहां से कुछ दिख रहा है क्या आपको, जो बिल्कुल दिख रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये होल नंबर हो सकते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, आपके सामने है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये जो जीरो है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या से बहुत सारे संख्याओं का जन्म हुआ है, बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी संख्याओं को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम तो है नहीं, हमें मैथमेटिशियन तो बनना नहीं है, हमें बस एग्जाम क्वालिफाई करना है और मैथ को समझना है, इतना ही तो हमें करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि मैथ से किन किन संख्याओं का जन्म हुआ है, मैथ से नहीं, प्राकृतिक संख्या से किन किन संख्याओं का जन्म हुआ है, इस चीज को हम देखेंगे। तो जो पहली संख्या बनी है इसको हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या। पहली जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए आप कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, ये जितनी भी संख्या हैं ये क्या है, सम संख्याएं हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये जो 0 है ये सम संख्या कैसे होगा। तो सम संख्या की डिफिनीशन क्या है कि सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। दो से क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आइए 0 को हम 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 0 जा, यानी कि 2 0 जा 0। अब 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 0 जो है ये 2 से विभाजित है, तो इस वजह से ये जो 0 हुआ ये सम संख्या हुआ। ठीक है, हालांकि इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी है। कुछ मैथमेटिशियन है जिनका मानना है कि 0 जो है सम संख्या है, कुछ का मानना है कि ये 0 जो है ये सम संख्या नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 0 सम है या नहीं है, तो आप है पे ही टिक करेंगे, यस पे ही टिक करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों विषम संख्या। क्या देखेंगे, विषम संख्या, जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑड नंबर। अब हम ऑड नंबर किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। तो विषम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, बस 2 से, और किसी भी संख्या से वो विभाजित हो सकती हैं। 3 से विभाजित हो सकती हैं, 5 से विभाजित हो सकती हैं, 7 से विभाजित हो सकती हैं, 9 से विभाजित हो सकती हैं, 11 से विभाजित हो सकती हैं, 13 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो बस एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं, किससे, 2 से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19,
21। ये जितनी भी संख्याएं, हालांकि और भी संख्याएं हैं जो विषम है, लेकिन लिखेंगे हम तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, तो यही 10-5 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। क्यों विषम है? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है। इनमें से कोई भी संख्या क्या हो रही है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है। इस वजह से ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या हैं, विषम संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे अगली संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या से और किस संख्या का जन्म हुआ है, इस चीज को हम देखते हैं। तो अगली जो संख्या है ये हमारी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सी संख्या दोस्तों, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं? तो जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके पास 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये जितनी भी संख्या हैं ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे हम 4 का अगर फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके पास 2 से अधिक फैक्टर हैं। क्या है दोस्तों, 2 से अधिक फैक्टर। इस तरह से अगर हम 6 का फैक्टर करना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 से 2, 3 और 6। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके पास 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो इस वजह से ये जो 6 है ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या होती है और इससे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी बनते हैं। आज के टाइम में जो हमारा एग्जाम चल रहा है, जो हमारे पेपर सेट करने वाले पेपर सेट कर रहे हैं, वो लगभग हर सेट में अभाज्य संख्या से 1 या 2 प्रश्न डाल ही दे रहे हैं। और वो प्रश्न कैसे बनते हैं, वो प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि 20 से 45 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है अभाज्य संख्या पे प्रश्न बनने का, वो होता है कि 75 से 95 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका योग बताइए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो रखेंगे। बस यहाँ पे हम यही समझेंगे कि अभाज्य संख्या, किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, तो अभी आई थिंक मुझे इनको इरेज कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है तो प्रॉब्लम होगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब होगा नहीं। तो इनको अभी हम इरेज कर देते हैं। अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके पास बस 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? बस 2 फैक्टर होते हैं। इस चीज को लिख लीजिए कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, हालांकि और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं दोस्तों ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। क्यों अभाज्य हैं? क्योंकि इनके पास बस 2 फैक्टर है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, जो बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, वो इस 2 को भाज्य इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सम संख्या है, और वहीं पे वो कर जाते हैं गलती। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि ये जो 2 है ये सम संख्या तो है, 2 जो है ये सम संख्या तो है, लेकिन ये भाज्य ना हो के अभाज्य है। और अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है। इसके पास कितने फैक्टर हैं? 2 हैं। एक पहला जो है 1 है और दूसरा जो है ये 2 खुद है। ठीक है, इसी तरह से हम 3 को देख लेते हैं, तो 3 के भी पास 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। तो इस वजह से ये जितनी भी संख्या है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आई थिंक आप लोगों ने अभाज्य संख्या को बहुत अच्छे से
समझ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद एक संख्या आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, हालांकि इस संख्या से अभी तक हमारे किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसको हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें यहां से प्रश्न बन जाए। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये जो सह अभाज्य संख्या होती है ये क्या होती है, तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुनिए, इसको नोट करिए कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF जो होता है एक होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं 2 और 3। अब ये जो 2 और 3 है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इनका जब हम HCF निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 5 और 21। कितना देख लेते हैं, 5 और 21, इनके भी बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस वजह से ये भी जो संख्याएं हैं दोनों, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या बनती है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगली संख्या को देखते हैं। और अगली जो संख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर हमें खुद वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इस चीज को लिख लीजिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग करने पर खुद वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। बस इतना सा। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, जिनके गुणनखंडों का योग करने पे हमें वही संख्याएं मिल जाती हैं। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें बस इन दो संख्याओं को देखना है। ठीक है, बस दो संख्याओं को, अगर इनको हम समझ गए तो हम परिपूर्ण संख्या का मतलब समझ जाएंगे। ठीक है, तब इनका हम करते हैं फैक्टर, 1 2 3। 1 2 3 ये क्या है, इसके गुणनखंड हैं। ये क्या है दोस्तों, इसके गुणनखंड है किसके, 6 के। अब इनका जब हम योग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, 1 2 3 3 6। अब देखिए इनके गुणनखंडों का योग करने पे हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो यानी कि ये जो 6 है ये क्या है, परिपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेते हैं 28 को यानी कि 28 को, ये परिपूर्ण संख्या है या नहीं है। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं यानी कि फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके गुणनखंडों का योग कर लेते हैं हम, 1 2 4 7 और 14। ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं, तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7, और 7 में 7 हम ऐड करते हैं 14, और 14 में जब हम फाइनली 14 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 28। यानी कि ये जो 28 है ये भी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने आपको बताया है, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में एक एक चीज़ों को नोट करते चलिए। और अगर मैंने अपने इस YouTube चैनल पे मैथ की क्लास लेनी शुरू कर दी है तो मेरा आपसे ये वादा है कि इस YouTube चैनल पे मैथ का संपूर्ण सिलेबस है, वो एडवांस मैथ है या अर्थमेटिक मैथ है, पूरा हम पढ़ेंगे। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सभी चीज़ों को एक एक करते हुए पढ़ेंगे, चाहे वो बेसिक चीज़ है चाहे वो एडवांस लेवल वाली चीज़ है। ठीक है, इस छोटी छोटी वीडियो में हम उनको पूरा कवर करेंगे, बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको मैथ का हीरो बना दूंगा। ये मेरी वीडियो उन सभी मेरे साथियों के लिए है जिनको मैथ का यम नहीं पता है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए, मैं मैथ का यम क्या, मैथ का हीरो बना के आपको छोड़ूंगा।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे खत्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी आपके जितने दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।